उधर उत्तराखंड में देहरादून के बाद चमोली में भी बादल फटने से कोहराम मच गया। बेहिसाब बारिश और पहाड़ों से गिरे मलबे ने वहां भयंकर तबाही मचा दी। अलग अलग घटनाओं में 10 से ज्यादा लोग लापता हो गए। इसके बाद उनकी तलाश में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया। चमोली में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई इलाकों का नामो निशान तक मिट गया। कई जगहों पर सड़कें टूटने की वजह से राहत और बचाव की टीमें समय पर नहीं पहुंच सकी। लोग मदद का इंतजार करते रहे। चमोली में बादल फटने की घटना में नदी नाले उफान पर आ गए और उनका पानी सैलाब की तरह कई इलाकों में पहुंच गया। सैकड़ों मकानों पर पानी का कब्जा हो गया तो कई मलबे में दब गए। आसमान से बरसी इस आफत के बाद नदी नालों के किनारे बसे मकानों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान हुए। उन्हें अपना घर छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चमोली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया था। इस बीच संभावना जताई गई कि अगले 2 दिन तक न सिर्फ चमोली बल्कि उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग की इस चेतावनी से लोग खौफ से भर गए। ऐसा इसलिए क्योंकि बादल फटने की घटना ने पहले ही उनका जीना मुश्किल कर दिया। चमोली के नंदनगर इलाके में बादल फटने के बाद बेहिसाब बारिश हुई और इस वजह से नदी नाले उफान पर आ गए। कुछ ही देर में बारिश के पानी ने कई इलाकों को डुबो दिया। नदी नालों के किनारे बसे सैकड़ों मकानों पर खतरा मंडराने लग गया। एक इलाके में उफनती नदी का पानी लोगों के घरों में बहता दिखा। पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि लोग डर के मारे अपना घर छोड़कर ऊंची जगहों पर चले गए। वो लोग दूर खड़े होकर कुदरत के इस कहर को देखते रहे। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पहाड़ों से गिरे मलबे ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में लोगों को पैदल चलने में भी भारी परेशानी हुई। उन्होंने जैसे तैसे मलबे को पार किया, लेकिन यह बेहद खतरनाक था। मलबे में कई मकान दब गए तो कई लोग भी लापता हो गए। इसके बाद प्रशासन ने उनकी तलाश में अभियान शुरू किया। इस काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा पुलिस की भी कई टीमें जुट गईं। मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर सड़कें टूटने की वजह से राहत और बचाव की टीमें समय पर नहीं पहुंच सकी। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 2 दिन तक चमोली के अलावा देहरादून, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है। इधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तबाही का हाल देखने पहुंचे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के सामने ही अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस घटना में वो बाल बाल बच गए। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश हुई, जगह जगह पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी हुई। इसकी वजह से वहां तबाही मच गई। ऐसे में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी रुद्रप्रयाग के एक गांव का हाल देखने पहुंचे, लेकिन तभी उनके सामने पहाड़ दरक गया। ये देखते ही वो भाग खड़े हुए। इस दौरान उस रास्ते पर कई गाड़ियां भी चल रही थीं। हालांकि गनीमत ये रही कि वो गाड़ियां उस पहाड़ से गिरे मलबे और पत्थरों की चपेट में आने से बच गई। लेकिन अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने से वहां दहशत मच गई। इस घटना के वक्त बीजेपी सांसद अनिल बलूनी वहां खड़े नजर आए। उनके सामने ही अचानक पहाड़ से मलबा और छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू हो गए। उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि थोड़ी देर में पहाड़ों से पत्थर गिरने बंद हो जाएंगे। यही वजह रही कि वो वहीं खड़े होकर पहाड़ की तरफ देखते रहे। लेकिन तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक जमीन पर आ गया। पहाड़ से मलबे के साथ कई पेड़ भी उखड़कर जमीन पर आ गए। ये देखकर अनिल बलूनी और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने दौड़ लगा दी। वो पहाड़ खिसकने वाली जगह से हटकर दूर आ गए। इसके बाद भी वहां काफी देर तक पहाड़ से मलबा गिरता रहा। इस दौरान कई गाड़ियां भी वहां से गुजर रही थीं। हालांकि पहाड़ खिसकते देख वो गाड़ियां रुक गईं। इसके बाद अनिल बलूनी आगे आए और उन गाड़ियों को पीछे हटने का इशारा किया ताकि वहां कोई हादसा न हो। तो आपदा यहाँ आके देखने के बाद पता लग रहा है ये बहुत ही भयभीत करने वाली है, बहुत ही विनाशकारी है और बहुत ही दुख देने वाली है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने से वो पूरा रास्ता ही बंद हो गया। इसके बाद अनिल बलूनी ने उस रास्ते का हाल देखा और जल्द उसे साफ करवाने के निर्देश दिए। उधर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मनाली में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची तो कंगना ने अपने ही दुख गिनाने शुरू कर दिए। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद है। बीते कुछ दिनों में बादल फटने और बाढ़ जैसे हालात के बीच मंडी समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई। इसी बीच कंगना रनौत अपने क्षेत्र का दौरा करने पहुंची। उन्होंने वहां आपदा की मार झेलने वाले लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। बाढ़ बारिश में अपना सब कुछ गंवा चुके वो लोग सांसद के सामने ही अपना दुखड़ा सुनाने लग गए। उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कंगना रनौत ने उन लोगों को बीच में ही रोक दिया। उन्होंने दावा किया कि वो खुद आपदा का शिकार बन चुकी हैं। कंगना ने बताया कि वहां उनका एक रेस्टोरेंट है और उसमें पूरे दिन की कमाई सिर्फ 50 रुपए ही हुई, जबकि रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को 15 लाख तनख्वाह देनी होती है। कंगना ने लोगों से कहा कि वो उनकी परेशानी भी समझें। यानी कुदरत के कहर का सामना करने वाले लोगों के सामने कंगना रनौत ने अपना ही दर्द बयां कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने कंगना के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोल दिया।
कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोग अपनी सांसद से उम्मीद छोड़ चुके हैं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लोगों के सामने अपनी ही तकलीफें गिनानी शुरू कर दी। मेरा भी रेस्टोरेंट यही है जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। कंगना रनौत ने बाढ़ बारिश के बाद मनाली के पलचान गांव में हुई तबाही को देखा। इस दौरान गांव के कुछ लोग उन्हें अपनी परेशानियां बताने पहुंचे। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाया और सांसद से सवाल पूछे, लेकिन इस बात पर कंगना नाराज हो गई। आप मुझ पे चढ़ाई करने आई हैं, नहीं करने आई हैं? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए, हम भी यहीं के वासी, ठीक है। आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए। कंगना रनौत के इन बयानों पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने उन्हें घेर लिया। मंडी के लोगों के साथ जो है निश्चित तौर पे निराशा वाली बात है कि उनके साथ उनका नुमाइंदा खड़ा नहीं होता, पर मुझे लगता है कि अब उन्होंने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आपदा से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को जो रकम दी उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। उधर यूपी के प्रतापगढ़ में एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लूटपाट के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक मान सिंह नाम के उस आरोपी ने दिलीपपुर थाना क्षेत्र में करीब 15,000 रुपयों की लूट की थी। लूट से संबंधित कैश भी इसके पास से बरामद हुआ है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने गो हत्या के 4 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक 2 अलग-अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ के बाद चारों आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों से मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद किए गए। 2 अलग-अलग मुठभेड़ हुई है जिनमें कि 4 बदमाश जो हैं वो घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक दारोगा के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में दारोगा की पत्नी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। बाद में पुलिस कमिश्नर ने उन्हें सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। वहां कुछ वकीलों ने दारोगा की पिटाई कर दी थी। लोग संतुष्ट हैं सर के आश्वासन से, अब इंतजार है हमें अपने साथ न्याय का। पंजाब के अमृतसर में सुरक्षा बल और अमृतसर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 26 किलो ड्रग्स और एक पिस्तौल मिली। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेहरवाल नाम के गांव का रहने वाला है और वो काफी वक्त से पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी करने में जुटा था। उधर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर होने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने मारे गए बदमाशों को शहीद बता दिया। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा के नाम से बने एक पेज के जरिए एक पोस्ट डाली गई, जिसमें एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटरों को शहीद बताते हुए उनकी मौत का बदला लेने की धमकी दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में खुली धमकी दी गई कि एनकाउंटर का बदला लेने के लिए उनका गैंग जो कदम उठाएगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग से दहशत मच गई थी। बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर को निशाना बनाकर 10 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर उनके पिता और आर्मी में अफसर रह चुकी उनकी बहन खुशबू पाटनी रहती हैं। फायरिंग के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए थे। थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उस पोस्ट में दिशा पाटनी के परिवार को सीधी धमकी दी गई थी। गैंगस्टर की तरफ से जारी पोस्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ गलत टिप्पणियां की थी। अपनी उस पोस्ट में गैंगस्टर ने सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों को जान से मारने की खुली धमकी दी थी। दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी और सोशल मीडिया पर खुली धमकी के बाद हड़कंप मच गया। मामला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया। सीएम ने गोलीबारी करने वाले बदमाशों को पाताल से भी ढूंढकर सजा दिए जाने का ऐलान कर दिया। पुलिस की कई टीमों को बदमाशों की तलाश में लगा दिया गया। यूपी पुलिस ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में 2 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर करने का दावा किया था। पुलिस ने बताया कि मारे गए दोनों बदमाश 12 सितंबर को बरेली में दिशा पाटनी के घर हुई गोलीबारी में शामिल थे। दोनों की पहचान हरियाणा के रहने वाले अरुण और रविंद्र के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक रविंद्र और अरुण दोनों पेशेवर शूटर थे और रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के सदस्य थे और दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। लेकिन रविंद्र और अरुण के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से बने एक सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट की गई। पोस्ट में दोनों बदमाशों को शहीद बताते हुए एनकाउंटर को सनातन की हार बताया गया।
इतना ही नहीं, पोस्ट के आखिर में धमकी दी गई कि रविंद्र और अरुण की मौत का बदला लेने के लिए उनका गैंग वो काम करेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। पुलिस ने इस पोस्ट की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी में 4 बदमाश शामिल थे, रविंद्र, अरुण, नकुल और विजय। इनमें रविंद्र और अरुण को पुलिस ने गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर करने का दावा किया। करीबन 20 राउंड से ज्यादा यहाँ पर फायरिंग हुई है, जिसमें पुलिस पार्टी के ऊपर ताबड़तोड़ जो दोनों शूटर थे उन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। 2 बदमाशों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद दिशा पाटनी के पिता ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। जितने भी धन्यवाद या आभार के शब्द हैं वो मुख्यमंत्री जी के लिए कम है। पुलिस ने बताया कि दिशा पाटनी के घर फायरिंग के लिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने काफी पहले प्लानिंग की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर को ही 5 शूटरों को बरेली भेजा गया था और उन्हें पूरा प्लान समझाया गया था। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में मारे गए रविंद्र और अरुण के पास से वो हथियार मिले जिन्हें देखकर पुलिस अफसर भी दंग रह गए थे। पुलिस के मुताबिक शूटरों के पास से तुर्की में बनी जिगाना और यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्तौल बरामद हुई थी। जिगाना पिस्तौल का इस्तेमाल इससे पहले प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या में किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करवाने के लिए विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अपने हैंडलरों के जरिए शूटरों से संपर्क किया था। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के रोहतक के रहने वाले शूटर रविंद्र और सोनीपत के रहने वाले अरुण को 3 और शूटरों को अपने साथ जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्लानिंग के तहत उन्होंने हरियाणा के ही एक और शूटर और यूपी के रहने वाले 2 बदमाशों को अपने साथ ले लिया था। सूत्रों के मुताबिक सभी मुद्दाश 9 सितंबर को ही बरेली पहुंचे थे और एक होटल में रुके थे, लेकिन बरेली पहुंचते ही एक शूटर की तबीयत कुछ खराब हो गई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बीमार होने के बाद वो शूटर हरियाणा लौट गया था, लेकिन अरुण और रविंद्र के साथ 2 शूटर वहीं रहे। इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने बरेली में 1300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के वीडियो खंगाले और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए बदमाशों का सुराग ढूंढने में कामयाब हो गई थी। पुलिस ने बताया फायरिंग के मुख्य आरोपी रविंद्र की तस्वीरें बरेली में रोडवेज बस स्टैंड के पास एक होटल की सीढ़ियों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। उस होटल से दिशा पाटनी के घर की दूरी केवल 2 किलोमीटर है। पुलिस ने बताया प्लानिंग के तहत 11 सितंबर को 2 मोटरसाइकिलों पर बैठकर चारों बदमाश दिशा पाटनी के घर पहुंचे। उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया। इसके बाद वो होटल लौट गए थे। पुलिस के मुताबिक 12 सितंबर को सुबह करीब 3:30 बजे बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कर दी। दिशा पाटनी के घर की दीवारों पर 10 से ज्यादा गोलियों के निशान दिखाई दिए थे। फायरिंग की इस घटना के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस टीम को शूटर रविंद्र की सटीक लोकेशन का पता चल गया था। सूत्रों ने बताया पुलिस को जानकारी मिली कि रविंद्र बरेली में फायरिंग करने के बाद दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद पहुंच गया था और रविंद्र का सुराग लगते ही पुलिस ने गाजियाबाद में उसकी तलाश शुरू कर दी थी। ट्रोनिका सिटी इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को 2 लोग बाइक पर दिखे। पुलिस ने बताया कि उन्हें देखकर उन दोनों ने भागना शुरू कर दिया था। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी थी और बाद में उनकी पहचान रविंद्र और अरुण के तौर पर की गई। पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाशों के पास से खतरनाक हथियार बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक बदमाशों के पास से यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्तौल और तुर्की में बनी जिगाना पिस्तौल बरामद की गई। इससे पहले जिगाना पिस्तौल का इस्तेमाल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और यूपी के प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या में किया गया था। पुलिस के मुताबिक ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्तौल की कीमत 5 से 15 लाख तक होती है। इसी तरह तुर्की में बनी जिगाना पिस्तौल की कीमत भी 5 से 10 लाख होती है। यानी दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों ने विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया था। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मोबाइल ऐप के जरिए छात्रों को ब्लैकमेल करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस को शिकायत मिली कि एक छात्र कोम नाम की ऐप पर बिना कपड़ों के महिलाओं को वीडियो कॉल करता था। आरोप लगा उन महिलाओं ने उसके वीडियो रिकॉर्ड कर लिए और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस छात्र से पैसे भी ऐंठ लिए। दावा किया गया कि बार बार ब्लैकमेल होने की वजह से वो छात्र डिप्रेशन में चला गया। इसके बाद उसने अपने पिता को पूरी कहानी बताई और फिर उन्होंने पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजय कुमार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अजय कुमार एक गैंग चलाता था। वो महिलाओं को पैसों का लालच देकर अपनी गैंग में शामिल करता था, फिर उनसे कोम ऐप पर बिना कपड़ों के वीडियो कॉल करवाता था। आरोप लगा इस ऐप के जरिए अजय कुमार ने कई छात्रों को फंसाया और उनसे पैसे ऐंठे और इसीलिए पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक अजय कुमार कोम नाम की एक फर्जी ऐप के जरिए लोगों से ठगी करता था। फर्जी एक ऐप चला के लोगों से पैसे की ठगी करता है, वीडियो कॉल करा के। इस पे पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया, एक व्यक्ति गिरफ्तार किया जिसका नाम अजय है। पुलिस को इस मामले का तब पता चला जब 11वीं क्लास के एक छात्र ने इसकी शिकायत की। उस छात्र के मुताबिक वो कोम ऐप पर बिना कपड़ों के कुछ महिलाओं से वीडियो कॉल करता था। उस छात्र ने आरोप लगाया कि उन महिलाओं ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वो छात्र डिप्रेशन में चला गया। रिकॉर्ड करने के बाद उस वीडियो कॉल के जरिए छात्र को ब्लैकमेल किया जाने लगा, उससे पैसे की मांग की जाने लगी। ये शिकायत मिलते ही पुलिस ने इस ऐप को चलाने वाले आरोपियों का पता लगाना शुरू किया। इसके बाद राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ भी शुरू कर दी ताकि उसके बाकी साथियों का भी पता लगाया जा सके। उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में कई नक्सलियों ने हथियार छोड़ने की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने हथियार छोड़ने और सरेंडर करने का ऐलान किया। एक प्रेस रिलीज और ऑडियो जारी करके नक्सलियों ने कभी हथियार नहीं उठाने की घोषणा की। नक्सलियों ने सरकार से शांति वार्ता करने की अपील की। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों के 1,80,000 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और रोजाना की स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी गईं। राज्य सरकार ने होम्योपैथी डॉक्टरों को सिर्फ 6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्स के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस करने की अनुमति देने का फैसला किया। डॉक्टरों ने इसी फैसले का विरोध किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरे के दिन रावण की जगह उन महिलाओं का पुतला जलाने की घोषणा की गई जिन पर अपने पति या बच्चों की हत्या के आरोप लगे। इनमें इंदौर की ही रहने वाली सोनम रघुवंशी और यूपी के मेरठ की मुस्कान का नाम भी शामिल रहा, जो अपने पति की हत्या के आरोप में जेल जा चुकी हैं। पौरुष नाम के संगठन ने इस कार्यक्रम को शूर्पणखा दहन बताया और इससे जुड़े पोस्टर भी जारी किए। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रशासन ने वहां नवरात्र के दिनों में दुर्गा पंडालों पर फिल्मी गाने चलाए जाने पर रोक लगा दी, जबकि गरबा आयोजकों ने ऐलान किया कि गरबे में छोटे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इन कार्यक्रमों में दूसरे समुदायों के लोगों की एंट्री पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया। तो हिंदू धर्म के लिए ही गरबे करने की मान्यता होती है, तो इसीलिए हम प्रवेश भी हिंदू धर्म को ही यहाँ पर देंगे।